हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई बायो में। आई होप आपने इसके प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड लेमार्किज्म। तो पहले हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देख लेते हैं। ये थ्योरी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी। इस थ्योरी को डार्विनिज्म नाम से भी जाना जाता है। डार्विन जो हैं ये एक गैलापागोस आइलैंड पे गए। वहाँ उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व किया और इस पे उन्होंने एक थ्योरी दी, वो थी नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में बताता है और उन्होंने ये थ्योरी एक बुक में लिखी। उस बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने उस बुक का टाइटल जो दिया वो था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। याद रखें, डार्विनिज्म जो थ्योरी जिस बुक में लिखी है वो है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने थ्योरी में बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अबंडेंट अमाउंट में ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, पर उस ऑफस्प्रिंग तो बहुत पैदा होते हैं, लेकिन उस ऑफस्प्रिंग में से कुछ ही ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वो डाई हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और ये ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं सर्वाइव करने के लिए, और इस कंपटीशन को वही जीत पाता है जो इसेंशियल मॉडिफिकेशन दिखाता है, जो बेटर अडाप्ट कर लेता है इन्वायरमेंट को, वही इस कंपटीशन का विनर होता है। तो जो जीत जाता है वही ऑर्गेनिज्म अब रिप्रोड्यूस करने वाला है और उसी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स ने जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होंगे। तो ये एक न्यू स्पीसीज के रूप में हो जाएगा, क्योंकि जो कैरेक्टर्स थे वो सारे कैरेक्टर कुछ ना कुछ डिलीशन होने के बाद कंपटीशन के दौरान जो बेस्ट था, जो फिटेस्ट था, वही सर्वाइव कर पाया। इसीलिए इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी बोलते हैं। इतने अच्छे थ्योरी के बावजूद इनके कुछ ऑब्जेक्शन थे। इस थ्योरी के कुछ तो ऑब्जेक्शन थे। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इवोल्यूशन का, और डार्विन ने ये भी नहीं बताया कि जो मॉडिफिकेशन होंगे वो मॉडिफिकेशन में से कौन सा मॉडिफिकेशन यूज़फुल है और कौन सा यूज़लेस है। इसी प्रकार डार्विन ने अपने थ्योरी में ये बताया कि सर्वाइवल ही फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा, इन्होंने बताया। बट ये फिटेस्ट आते कहाँ से हैं? ये जो ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर रहे हैं वो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म आते कहाँ से हैं, ये इन्होंने अपनी थ्योरी में नहीं बताया। और इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जो चेंजेस होने वाले हैं वो चेंजेस स्लोली होंगे या एकदम से फास्ट में हो जाएंगे। इनके बाद इवोल्यूशन पे थ्योरी लिखी वो थे जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इनके थ्योरी को लेमार्किज्म भी कहा जाता है। इन्होंने एक शब्दों में बता दिया कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वही इवोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उनके एक्टिवनेस और लेजीनेस की वजह से आते हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से एक्सप्लेन किया। लेमार्क ने अपने थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट बताया कि जो जिराफ थे उनकी गर्दनें पहले छोटी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो जिराफ को ट्रीज पे आए हुए लीफ खाने में तकलीफ होने के कारण उन्हें ऊपर वाले लीफ खाने में
ज़्यादा मज़ा आता था, ऐसा कह सकते हैं आप। तो जिसकी वजह से उन्हें गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ता था। इसी के साथ साथ ये स्ट्रेच गर्दन ट्रांसफ़र होती गई जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, और इसी वजह से आज के डेट में जिराफ की गर्दनें बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये लेमार्क ने बताया। इसी के साथ साथ जो लोहार होते हैं, आयरन स्मिथ, उनके शोल्डर्स जो हैं, उनके कंधे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो अपने शोल्डर को बार बार यूज़ करते हैं। उसी प्रकार ऑस्ट्रिच और इमो जो बर्ड हैं, वो अपने विंग्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो आज के डेट में उड़ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार और कुछ बर्ड हैं, स्वान और डक, ये अपने लेग को इतना यूज़ करने लगे, वाटर में रहने के कारण इन्होंने अपने लेग का ऐसा यूज़ करने लगा, तो उनका लेग जो है वो मॉडिफिकेशन होके स्विमिंग में हेल्प हो जाती है उन लेग की। उसी प्रकार लेमार्क ने ये भी बताया कि सांप को पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन वो ज़्यादा बिल, जो आप बोल सकते हैं बरिंग करके सॉइल के अंदर रहते हैं, बिल में रहते हैं, तो उनको जाने आने में तकलीफ़ होने के कारण उनके लेग्स जो है वो डिसअपियर हो गए, या आप बोल सकते हैं गायब हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। और इसी वजह से आज के डेट में जो स्नेक हैं, जो सांप हैं, उनके लेग नहीं होते हैं। उनकी थ्योरी लगभग सभी लोगों ने एक्सेप्ट की, बट उन्होंने एक बात जो बोली कि जो ये ऑर्गन के एक्टिविटी की या डिग्रेडेशन जो होता है उनके यूज़ और डिसयूज़ की वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, उन्होंने ये बात बोल दी थी। हाँ, लेमार्क ने ही ये बात बोली कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं हमारे पुराने ज़माने से चली आ रही है परंपरा कि जब छोटी लड़की होती है तो उनके कान छिदवाए जाते हैं, उन्हें ईयरिंग पहनाए जाते हैं, लेकिन फिर नया बर्थ होता है जब चाइल्ड का, तो फिर से उन्हें कान छिदवाना पड़ता है। लेकिन लेमार्क ने ऐसा कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे आप जो पहले की महिलाएं होती थी वो अपने कान छिदवाते थे, तो इस वजह से जो चाइल्ड पैदा हो रहा है, अगर गर्ल है या बॉय है, उनके कान पहले से छेद वाले होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होता, उन्हें वापस से छेद कराना पड़ता है। उसी प्रकार अगर कोई बॉडी बिल्डर इंसान है तो उससे ज़रूरी नहीं कि जो उसका चाइल्ड होगा वो भी बॉडी बिल्डर हो। इसी प्रकार और बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो इस लेमार्क की थ्योरी को डिस्प्रूव करते हैं। मेनली इस थ्योरी को डिस्प्रूव किए थे, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊं तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑगस्ट विशमैन। उन्होंने 21 जनरेशन रेट के, चूहे के 21 जनरेशन्स के टेल कट किए थे, फिर भी उन्हें जो न्यू रेट आ रहे थे, नए चूहे आ रहे थे, उनको नए फिर से टेल काटनी पड़ती थी। तो ये भी एक जो था प्रैक्टिकली डिस्प्रूव कर दिया गया था बाय विशमैन, ऑगस्ट विशमैन नाम था उन साइंटिस्ट का, जिस वजह से लेमार्क की थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। आप ये एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए नोट्स बनाने के लिए भी ये स्लाइड्स को, ये पीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये नोट्स उनके पास भी पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।